आप सभी व्यूअर्स का मेरे YouTube चैनल अमजद खान सर कोटरा पर हार्दिक स्वागत। बालकों और मेरे व्यूअर्स, आप जो भी मेरे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, इसे दूसरे लोगों तक, दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी, मैं इनसे जुड़े बोर्ड के जो भी क्वेश्चन है वो एक साथ कुछ पेपर्स आपके सामने यहाँ पे सॉल्व करूंगा। मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद जितने भी बालक बालिका हैं जो गणित विषय में कमजोर हैं या कठिनाई महसूस करते हैं और जिनके विद्यालय में गणित के अध्यापक नहीं हैं, उनको ध्यान में रखकर मैंने ये अपना YouTube चैनल शुरू किया है ताकि ग्रामीण अंचल के बालक बालिकाओं तक गणित विषय वस्तु प्रॉपर तरीके से पहुंच सके। उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना चैनल बनाया है और मैं आप सबसे तहे दिल से गुजारिश करता हूं कि आप हृदय की गहराइयों से मैं निवेदन करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक, वीडियो का लिंक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और गणित के जो भी बालक बालिकाएं सुदूर TSP एरिया के अंदर पढ़ रहे हैं, जो भी हमारे आदिवासी अंचल के अंदर जो भी ग्रामीण बालक बालिकाएं गणित विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें मैंने ये जो क्लास मैंने ली है वो ऐसे ही ली है जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। इस तरह मैंने इन बालकों को समझाने की कोशिश की है। उन्हें ऐसा लगेगा कि ये सर हमारे जस्ट अभी हमें पढ़ा ही रहे हैं और उनके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक में इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट उन बालकों में होते हैं, वो जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उनको मैं इसमें क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चूंकि यह 4 नंबर का है, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे वह पॉलिनोमियल को लेकर बनाए थे, बहुपद को लेकर, और रैशनल और इरेशनल नंबर, रियल नंबर के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर मैंने वीडियो बनाया और मीन, मॉड और मीडियन कैसे निकालना, उसके फार्मूले क्या हैं, सांख्यिकी के ऊपर मैंने विस्तृत विवरण वीडियो बनाया है। और आज मैं टॉपिक, जो हमारा तीसरा टॉपिक है, उसको लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। और जो तीसरा टॉपिक है वो हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। एक बार पुनः आप इसे सीरियसली देखें और ये जो मैंने प्रश्न लिए हैं, यही प्रश्न बोर्ड में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यकीन मानिए, इस फॉर्मेट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसके अलावा जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इसके अंदर, उसके अंदर मैं 4-5 क्वेश्चंस की आपको और प्रैक्टिस कराऊंगा। एक वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म पर एक और बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको अन्य जो प्रश्न, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी शामिल करूंगा, जिससे यह प्रश्न वाली पूरी हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज हम लीनियर इक्वेशन फेयर इन 2 वेरिएबल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का सीधा सा मतलब होता है कि जिसके अंदर x और y ये 2 चर होते हैं और उनके कोफिशिएंट होते हैं a, b और c। उनको लेकर जो इक्वेशन बनती है उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और जब ये 2 युग्म के रूप में होती है, एक जोड़े के रूप में होती है, जिसमें 2 समीकरण साथ में होती है, तो उसको युग्म या जोड़ा बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो ध्यान रहे कि यही हमारा शुरुआत है और हम लिखेंगे इसका मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यह जो इक्वेशन मैंने लिखी ax प्लस by प्लस c बराबर 0, यही हमारी इक्वेशन है जो रैखिक समीकरण का मानक रूप कहलाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो आपको लिखना है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। पुनः मैं आपको बता दूं, ये रैखिक समीकरण इसलिए कहलाती है क्योंकि x और y इनमें एक एक बार लिया गया है,
यानी जिसकी घात 1 होती है, चर की घात अगर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, रेखिक समीकरण बोलते हैं। अगर x के ऊपर 2 घात होती है तो उसको द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखें, x की घात 1 है और y की घात 1 है, परंतु x और y यहाँ पर अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं, इसीलिए हम कहेंगे ये दो चर वाले हैं। ध्यान रहे ये x और y चर है और a और b जो है, a जो है और b और c है यहाँ पे कॉफिशिएंट है और या फिर कांस्टेंट है, जिसमें a को हम x का कॉफिशिएंट बोलते हैं, x के आगे की संख्या चिन्ह के साथ, x का गुणांक a है और y का गुणांक है वो b है और c जो है वहां पर अचर पद यानी कांस्टेंट है। तो a b c को यहाँ पर सामान्य तौर पर संख्या मान सकते हैं और x और y को हम यहाँ पर चर राशि मान सकते हैं। चर वह राशि होती है जिसका मान बदलता रहता है। x का मान हम कुछ भी मान सकते हैं और x का मान सवाल में या y का मान हम सवाल में ज्ञात करते हैं। जो x और y के जो मान हमें प्राप्त होते हैं वही समीकरण के रेखिक समीकरण के हल कहलाते हैं। पुनः मैं बताता हूं, अगर परीक्षा में आता है कि रेखिक समीकरण के हल बताओ तो हमें x और y के वह मान रखने हैं जिससे यह समीकरण संतुष्ट हो जाती है। अर्थात अगर मैं x और y के मान ऐसे रखूं कि आपस में ये क्रिया कर लें और आपस में इनमें ऑपरेशन हो जाए, प्लस है या माइनस है, और लास्ट में जीरो आ जाए, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में जीरो है और अगर लेफ्ट हैंड साइड में भी जीरो आ जाता है x और y के मान रखने पर, तो हम कहते हैं कि वह समीकरण संतुष्ट है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि समीकरण का हल बताओ तो आपको x के और y के मान ज्ञात करने हैं। x का और y के मान रखने पर अगर समीकरण में उधर राइट हैंड साइड में जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि x और y इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं और वही दोनों मान जिनको रखने पर ये जीरो हो जाता है इस इक्वेशन में मानक रूप में। तो जो x का मान रखेंगे हम 0 1 2 3 या -1 -2 -3 या इसके इतर कुछ भी रख सकते हैं, जिस और y का मान रखने पर, दोनों के मान रखने पर वो कैलकुलेशन करते हैं। अगर 0 आ जाता है, इस तरफ 0 है तो 0, इस तरफ 5 है तो 5, इस तरफ 3 है तो 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यानी हिंदी में कहें तो इधर वाला होता है बायां पक्ष, इधर होता है दायां पक्ष। इधर बोलते हैं डावो, इधर बोलते हैं जिम्ना। अगर डावो और जिम्नो बराबर वे जाए तो अपन कह सकते हैं कि यह समीकरण के दोनों मान हैं और ये समीकरण के दोनों मान संतुष्ट करते हैं। तो x और y का मान निकालना ही समीकरण को संतुष्ट कहलाता है। अब आगे चलते मूल बिंदु के निर्देशांक। ध्यान रहे, जहां पर x अक्ष और y अक्ष आपस में एक दूसरे को काटते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस जहां पर काटते हैं, जो दोनों अक्ष होते हैं x अक्ष और y अक्ष, जो निर्देशांक ज्यामिति में अपन हर एक बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए अपन x और y अक्ष बनाते हैं। इसको पहला प्रथम क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चौथा चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। इसमें ध्यान से देखो, दोनों प्लस प्लस के होंगे, x के मान और y के मान प्लस प्लस के होंगे। ध्यान से देखें, इधर यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्लस होगी दोनों वैल्यू। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी दोनों माइनस है, ये भी माइनस और ये भी माइनस। इसके तल में जो आएगा वो सब माइनस और माइनस के निर्देशांक होंगे और यहाँ पर इस पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो देखिए x के साथ प्लस है और y के साथ माइनस है। तो ध्यान रहे, पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरे चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में एक प्लस और एक माइनस होता है। पहले वाला x का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला y का। तो कोई भी बिंदु होते हैं उसके दो मान होते हैं x और y। चलिए अपन मूल बिंदु वह होता है जहां पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं या एक दूसरे को कट करते हैं। तो जहां पर ये मिलते हैं इसी पॉइंट को अपन मूल बिंदु कहते हैं। और यहां से अगर अपन इधर जाए यहां जाए तो यहाँ पर जो स्थिति होती है, इसकी स्थिति सदिश होते हैं इसके, वो ओ से शो करते हैं और लिखते हैं 0,0। इसको ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं ओ 0,0। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यह मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। इसका मतलब होता है x का मान भी 0 है और y का मान भी। ध्यान रहिए, x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो इसको रखने के ऊपर दोनों समीकरण संतुष्ट हो जाती है, इसलिए इसको मूल बिंदु कहते हैं। x का मान 0 है, y का मान 0 है। चलिए अगला प्रश्न है, रेखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 को संतुष्ट करने वाला युग्म बताएं। तो मैंने आपको ये बताया है कि संतुष्ट करने वाला मतलब x का मान रखना है और y का मान रखना है, ताकि ये जिस तरह तराजू के अंदर एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ये
x प्लस वाई लिखा हुआ है और इधर 5। अब इस तराजू में हमें ऐसी संख्या यहाँ पर x की रखनी है और y की ऐसी रखनी है कि दोनों जुड़ जाए तो 5 आ जाए। तो ऐसा अपन को लिखना है। तो जो x का मान और y का मान अपन रखेंगे जिससे 5 आ जाता है, इधर अपन क्या रखें कि जुड़कर 5 हो जाए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे तो पता लगता है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूं और यहाँ पे 4 लिखता हूं तो 1 और 4 इसके बहुत सारे युग्म हो सकते हैं। हल x और y के हल बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं इधर x का मान 1 रखता हूं और 1 प्लस y की जगह में 4 रखता हूं, अब y को नहीं लिखते जब मान लिखते हैं, जब x का जगह 1 लिखा तो अब x को नहीं लिखते, 1 लिखेंगे। 1 प्लस 4 कितना होता है 5। तो पहला युग्म क्या आ गया 1,4। देखो 1 और 4 कितने होते हैं, जोड़ो, सिंपल जोड़ रहे हैं। यहां पर 2 रखो x का मान, अगर x का मान 2 रखते हैं तो y का कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, तो y का 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 हो गए 5। तो x का मान 2 और y का 3। और रख सकते हैं ऐसे, देखो ध्यान से, x का मान 4 रखो और y का कितना रखना पड़ेगा 1। इसी तरह एक और हो सकता है, 2 और हो सकते हैं, देखो और हो सकते हैं। ये अनंत मान हो, परीक्षा में ये भी आता है x और y के किसी रेखिक समीकरण के कितने मान हो सकते हैं, तब आप क्या बोलोगे अनंत हो सकते हैं, इनफाइनाइट। ऑप्शन आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया कि रेखिक समीकरण के मान कितने हो सकते हैं, 0, 1, 2, अनंत। तो कितने हो सकते हैं अनंत, इनफाइनाइट। आपको पेयर बनाना है, x का मान और y का मान दोनों को रखो, इधर की संख्या आ जानी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर x का मान 0 रखता हूं तो 0 प्लस y का मान मुझे 5 रखना पड़ेगा। तो 0 प्लस 5 ये पूरा 5 हो गया, इधर भी 5। तो लेफ्ट हैंड साइड ये वाले में जो संख्या x और y आ रहे हैं उसके मान ऐसे रखने कि वो 5 के बराबर आ जाए, तो उसको समीकरण का हल बोलते हैं और इसको समीकरण संतुष्ट करना। बताइए 0 प्लस यहां कितना रखना पड़ेगा 5, 0,5। और हो सकता है इसमें एक और, बहुत सारे हो सकते हैं, एक और ट्राई करते हैं अपन। अगर अब की बार y का मान 0 रखा और x का मान 5 रखा, 5 प्लस 0, 5 प्लस 0 कितना होता है 5 प्लस 0 5। अब मुझे बताओ अगर मैं यहां पर 6 रखता हूं तो y का कितना हो जाएगा, 6 रखने पर y का कितना हो जाएगा -1। अब घटाना पड़ेगा क्योंकि अगर प्लस 1 लिखेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएंगे, हमें तो यहां 5 ही चाहिए। तो हम यहां पर 6 लिखेंगे तो y की जगह -1 रखना पड़ेगा। तो एक और आ जाएगा 6, -1। x की जगह 6 रखते हैं तो y की जगह माइनस, ऐसे ही चलते हैं। अगर आप यहाँ x की जगह 7 रखोगे तो y की जगह आपको -2 रखने पड़ेंगे। तो 7 में से 2 चले गए, कितने आ जाएंगे 5। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी वैल्यू रख लेते हैं अपन यहाँ, और अगर जुड़ रहा है तो जोड़ लेंगे। कभी कभी यहाँ पे 2 भी लिखा हुआ आ सकता है, तब अपन को क्या करना है 2 का गुणा करना है, फिर जोड़ेंगे तो 5 आना चाहिए। तो x का मान यहाँ पर फिर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2 में 2 का गुणा करा 4, और अब यहाँ पे कितने कम पड़ रहे हैं तो y की जगह 1 रखना पड़ेगा। तो x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 1, 4 नहीं रखेंगे। अब अगर 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब की बार ऐसा रखना है कि 2 का गुणा हो जाए फिर उसमें y जोड़े, तब जाके अपने को 5 प्राप्त हो जाए। इसी तरह देखो अगर यहाँ पे 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, अगर 4 दूनी 8 भी रखते हैं, परंतु फिर यहां y का मान माइनस में लेना पड़ेगा, तो y का मान -3 लेना पड़ेगा, तब जाके 5 तो हो जाएंगे। इसीलिए क्या कहा कि कभी प्रश्न आ जाए किसी रेखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने हल हो सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा, कितने हल होंगे बोलिए, इनफाइनाइट, अनंत। देखो खूब सारे मैंने कितने सारे निकाल दिए, और आगे निकाल सकते हैं अपन। देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। नाउ अगला क्वेश्चन, अब आपको इनमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया होगा, कोई भी एक, ये दिया होगा 2,3, बाकी दूसरे दिए होंगे, या फिर ये तीनों दिए होंगे और कहेगा चौथे में कहेगा उपरोक्त सभी, तब आपको चौथा वाला ऑप्शन भरना है, उपरोक्त
सभी, क्योंकि ये भी हल है, ये भी हल है, ये भी हल है, तीनों हल है, और ये भी हल है, ये भी हल है, तो इनमें से कोई एक दे, 2,3 दे दे और बाकी कुछ नहीं दे, अलग अलग दे, 7, 8, 6, 3, 4, 5, तो अब कोई मैच नहीं कर रहा है, परंतु ये मैच कर रहा है, इसको रखने पर 5 आ जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब यह, इनमें से आपको कोई भी 2 या 1 लिख देना है। तो ऑप्शन में यह ध्यान रखना है, रेखिक समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा। तो अ, ब, स, द में अगर ये तीनों ये सब दे रखें तो चौथा ऑप्शन दिया होगा आपको उपरोक्त सभी, ऑल अबोव, ऑल अबोव, और कोई भी हल नहीं है, इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा, रख के देख लिया हमने। अब सद के अंदर जो जो ऑप्शन है उसको भी रख के देख सकते हैं। यहां पर एक्स का मान उसमें दे रखा होगा 1 और 4, अपन यहां रखो 1 + 4, हाँ 5 आ रहा है, इसका मतलब है एक और कोई आ गया जैसे 6 और 7, तो हमने 6 रख के देखा, 6 + 7, 6 और 7 तो 13 होते हैं, तो वो तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं 6 और 7, एक्स का मान 6 और वाई का मान 7। तो कहने का मतलब होता है कि अगर ये सब दे रखे, इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए और चौथा ऑप्शन भी देगा वह उपरोक्त सभी, तब आपको उपरोक्त सभी राइट करना है। खाली इसी को राइट मत करके आना, क्योंकि ये भी इसका हल है और ये भी इसका हल है, ये भी इसका हल है, ये भी इसका। अर्थात आपको जो उत्तर दे रखे हैं उसको आप यहां रख कर भी चेक कर सकते हैं। एक वीडियो में और बनाऊंगा जिसमें आपको आंसर से क्वेश्चन आराम से अपन समझ सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर उसके 4 सॉल्यूशन में ही होता है, तो यहां पर ध्यान रहे। अगला प्रश्न है, 2 अंक वाली संख्या होगी यदि इकाई अंक a है और दाई अंक b है। तो ध्यान रखें, मैंने आपको इसका एक फार्मूला बता रखा है कि 10 का गुणा दाही के अंक में करना है प्लस इकाई अंक को यूं के यूं लिखना है। ये ध्यान रखें, 10 इंटू दाही प्लस इकाई, 10 इंटू दाही प्लस इकाई। ध्यान से देखिए, 10 का 10 इंटू दाही को क्या लिया यहां पर, दाही के अंक को b, वेरी गुड। तो 10 इंटू b प्लस इकाई का अंक कितना है, देखो 10 इंटू दाई, तो 10 इंटू दाई का मतलब b, क्योंकि कोई भी संख्या होती है जैसे 53 है, तो 53 को अगर अपन लिखते हैं तो 5 की वैल्यू वहां पे 5 इंटू 10 है, चार 5, तो दाई 10 दाई प्लस इकाई 10 इंटू बी, तो 10 इंटू दाई प्लस इकाई 10 इंटू बी, और इकाई कितनी है यहां पर a। तो ध्यान रखें, जैसे अपन 53 को लिखते हैं तो 53 का मतलब होता है 5 इंटू 10 प्लस 3, इकाई और दाई में 50 है, तो प्लस वैल्यू 5 की प्लस वैल्यू 50 है। और 50 कैसे बनती है, हर दाई में 10 का गुणा होता है तब वो दाई बनती है। हर संख्या में, किसी संख्या में जब 10 का गुणा हो जाता है तो उसको दाई बोलते हैं, किसी संख्या में जब 100 का गुणा हो जाता है तो उसको सैकड़ा बोलते हैं। तो दाही के अंदर 10 का गुणा है, हर संख्या में 54 होगा तो 62 होगा तो 6 इंटू 10 प्लस 2, इस तरह। तो यहां पर 5 कौन है, दाई का अंक, और 10 से गुणा करें प्लस इकाई का अंक, तो मैंने यही लिखा है 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई, दाई की जगह अपन ने b लिया। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, अब ये इंटू का निशान हटा दो, 10b प्लस a। परीक्षा के अंदर यहां पर p और q दे रखा, इकाई अंक अगर q है और दाई का अंक p है तो उत्तर आ जाएगा 10p प्लस इकाई का अंक को q माना है तो q, 10p प्लस q। ऐसे अपन और लिख सकते हैं। एक प्रश्न और लेते हैं, चौथा प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। तो रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, इसके ऊपर भी एक अपन बात करेंगे, प्रतिस्थापन विधि। फिर दूसरे नंबर पे आती है विलोपन विधि, विलोपन विधि, और तीसरे नंबर पर आती है वज्र गुणन विधि। तो यह आपको ध्यान रखना है, वज्र गुणन विधि। मैं आपको बोल के भी सुना देता हूं, मैंने यहां लिख भी दिया है। पहले नंबर पर मैंने यहां पर लिखा है, ध्यान से देखिए, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन और वज्र गुणन। तो ये 3 तरह की विधियां हैं जिनको आपको याद रखना है कि रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन। इसके बाद 2 अंक वाली संख्या होगी यदि इकाई का अंक a और दाई का अंक b है, तो ध्यान रहे कि दाई के अंक को पहले लिखते हैं और उसमें 10 का गुणा करते हैं। तो 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो 10 का 10 और दाई का अंक कितना माना यहां पर, ध्यान से देखो
बी, तो बी को पहले लिखना है और उसके बाद सेकंड नंबर पर किसको लिखना है? ए पर। तो 10 बी प्लस ए। आगे चलते। 5 सेबों का मूल्य एवं 3 संतरों का मूल्य रुपए 200 है, तो बीजगणितीय रूप में लिखो। तो आपको मैंने बताया कि एक सेब का मूल्य 100 रुपया है और माना कि एज्यूम करते हैं लेट द प्राइस ऑफ द वन एप्पल इज इक्वल टू 5 रुपीज। एक सेब का मूल्य 5 रुपया है और 3 संतरों का मूल्य, दोनों को, एक सेब का मूल्य 100 रुपया है और एक संतरे का मूल्य हम y मान लेते हैं। एक सेब का मान लेते हैं x और संतरे की जगह लिखना है y और मूल्य एवं की जगह प्लस करना है, एवं आवे और का मूल्य इस का की जगह बराबर करना है और मूल्य है आपके पास। ध्यान से देखिए, 5 सेबों का मूल्य, तो एक सेब यहां एक है, एक सेब का मूल्य मान लिया 100 रुपया है, तो 5 सेब का मूल्य हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 5x प्लस 3y बराबर 200। आप पेंसिल से लिख सकते हो प्रश्न के ऊपर 5x एवं का मतलब प्लस 3y बराबर, का मतलब बराबर, एवं का मतलब प्लस 5 सेबों का मूल्य, सेबों के मूल्य को x का, एक सेब का मूल्य x, एक संतरे का मूल्य y, तो 5 का हो जाएगा, गुणा कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 200। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 200, इज इक्वल टू 200। इज दैट क्लियर? नो डाउट्स? 5x प्लस 3y। अब यहां पर इसी प्रश्न को घुमा के पूछ सकता है, 5 पेन का मूल्य एवं 10 पेंसिल का मूल्य अगर 100 रुपया है, रुपए 100 है, तो बीजगणित रूप में बताओ। तो 5x, एक पेन को अपन मान लेंगे x और पेंसिल को मान लेंगे y, तो 5x प्लस 10y बराबर 100। इसी को कह दिया घुमाकर, पेन और पेंसिल की जगह कोई दूसरी वस्तु ले ली, जैसे 5 पुस्तक और 3 कॉपियां नोटबुक, 5 पुस्तक और 3 नोटबुक की कीमत मान लिया 300 रुपए है, तो 5x प्लस 3y बराबर 300। इस तरह आप कर सकते हो। ये टॉप बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए कि एक सेब का मूल्य या एक पेन का मूल्य या एक पुस्तक का मूल्य x है। पीछे क्या आ रहा, संतरा, एक संतरे के मूल्य को y मान लो, अगर संतरे की जगह वहां पर नोटबुक दे रखी है तो उसको y मान लो, सेकंड वाले को, है ना। आगे चलते हैं, निम्न आलेख रेखा चित्र को हल करें और शर्त लिखिए। ध्यान रहे कि हल और शर्त, हमको यहाँ पर ग्राफ दे रखा है। देखो ये मैंने नए पैटर्न का सवाल बनाया इस बार, हर बार तो अपन a1 बटे a2 का करते हैं, परंतु इस बार अपन ने ये ध्यान रखें कि मैंने ग्राफ बना रखा है, आलेख, इस आलेख को देखकर इसकी शर्त बतानी है और इसका हल बताना है। ध्यान से देखिए, जब मैं इस ग्राफ को देखता हूं तो ये ग्राफ में एक ही लाइन के ऊपर, ये x और ये y, और इसके अंदर एक ग्राफ बना हुआ है। ये ग्राफ में एक पहला जो ग्राफ बना है उसके अंदर, और फिर दूसरा जो बना है वो उसी के ऊपर बना है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि पहली वाली रेखा और दूसरी वाली रेखा दोनों एक जैसी ही हैं, दोनों एक के ऊपर एक है, तो ये कहलाती है संपाती रेखाएं, संपाती। तो ये संपाती रेखा का मतलब एक दूसरे को हर बिंदु पर छूती है। तो अब इसको संपाती रेखा, इसमें 2 रेखाएं और एक के ऊपर एक है, इसलिए यहां पे बहुत सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे। अब यही पूछा है, इसकी शर्त क्या होगी? अगर ये ग्राफ बन रहा है, ये रेखा चित्रण या प्रतिचित्रण हो रहा है या आलेख बन रहा है, तो इस आलेख की शर्त क्या होगी? मतलब अगर किसी भी रेखिक समीकरण युग्म का आलेख संपाती रेखाएं प्राप्त होती है, संपाती रेखाएं प्राप्त होती है, तो उसकी शर्त क्या होगी? तो हमारे पास 3 तरह की शर्तें हैं। उन 3 तरह की शर्तों में इसमें से कौन सी लागू होगी, तो हमें याद रखना है। उसके लिए हम लिखेंगे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो ये जो शर्त है वो आपको आनी चाहिए, इसके अंदर लिखेंगे अपन।
A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये शर्त है। कब है? जब ये संपाती रेखा है। और परीक्षा में पूछ ले A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 दे रखा है, तो बताइए इसका आलेख किस प्रकार का होगा? इसका आलेख, प्रतिचित्रण या रेखा चित्रण या इसका ग्राफ कैसा होगा? तब आपको कहना है दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, इनका जो आलेख होगा वो संपाती रेखाएं प्राप्त होगा। इनका जो आलेख होगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का जो आलेख प्राप्त होगा वह संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी, अर्थात एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा अगर पूरी के पूरी उसको टच कर रही है, हर बिंदु पर टच कर रही है, प्रत्येक बिंदु पर उसको टच कर रही है। अब आता है इसका सॉल्यूशन क्या होगा? मैंने क्या बताया था? हल किसको कहते हैं? x के मान को और y के मान को सॉल्यूशन कहते हैं, जिनको रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाती है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दायां पक्ष और बायां पक्ष जब बराबर हो जाता है, ऐसे मान रखते हैं तब ये बराबर हो जाते हैं, तब जो रखे गए मान है x की जो भी संख्या रख रहे हैं और y की जो भी संख्या रख रहे हैं उसी को हम उसका सॉल्यूशन बोलते हैं या हल बोलते हैं। अब आगे चलते हैं, इसका हल हमें बताना है। तो इसका जो हल होता है, यहां से देखिए आप एक दूसरे को टच कर रहे हैं, हर बिंदु पर टच कर रहे हैं, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, अनेक हल होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। देयर आर मेनी सॉल्यूशन ऑफ, ये जो शर्त होती है इसके मेनी सॉल्यूशन और या इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं, और इसीलिए इसको हम यहां लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। आप अनेक हल भी लिख सकते हैं, और ध्यान रहे ये हल संगत भी होते हैं। तो दोनों बातें लिख देना, अपरिमित रूप से अनेक हल, कोष्टक में संगत हल कर देना। आगे चलते हैं, दूसरी वाली कंडीशन लेते हैं। दूसरी वाली कंडीशन में ध्यान से देखें, आप इस ग्राफ को ही देखें। देखिए इस पूरे में से जहां मैं बता रहा हूं वहीं पे नजर रखें। ये हमेशा एक गणित के एक स्टूडेंट की सबसे अच्छी खासियत होती है कि वह अर्जुन की तरह अपना ध्यान सिर्फ पैरॉट, तोते की आंख पे रखता है। तोते की आंख ही उसको दिखती है अर्जुन को। तो सीखने के लिए हमें भी वही करना है कि जहां पर हम जिस पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं उसी पोर्शन पे ध्यान देना, पूरे सवाल पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम इस चीज को समझ रहे हैं तो इसी को समझना, फिर हम इस पे आएंगे और फिर इस पे जाना है। तो ध्यान रहे कि ये एकाग्रता पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। तो पहला, समांतर रेखाएं, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करती है, यानी कि जैसे रेल की दो पटरियां होती है, जैसे कॉपी की दो लाइन होती है, इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। इनके बीच में एकांतर कोण होता है, तो ये जेड की आकृति बनती है। तो ये जेड की आकृति बन रही है, ये एकांतर कोण है। अब इसका वाला और ये वाला कोण समान होंगे, इसलिए ये समांतर रेखाएं। अगर दो रेखाओं के बीच में एकांतर कोण होता है तो वे दोनों समांतर रेखाएं कहलाती है, यानी जेड की आकृति बनती इस तरह से। ये भी एक लाइन जा रही है और ये भी एक लाइन जा रही है, और इनके बीच में जेड, ये एंगल और ये एंगल एकांतर कोण कहलाते हैं। अब अपन चलते, ये दोनों रेखाएं समांतर है। समांतर रेखा वो होती है जो कभी भी आगे बढ़ाने पर काटती नहीं है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती है, जैसे कॉपी की दो लाइनें हमेशा चलती रहेगी साथ साथ। तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। अगर किसी भी रेखिक समीकरण युग्म का अगर इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है, दोनों रेखा एक साथ जा रही है, तो उसकी शर्त क्या होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन में उनके गुणांकों की कंडीशन क्या होगी, तो उन दोनों का समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तो ध्यान रखें कि उसके लिए अपन ने शर्त बताई थी, जो इसकी शर्त थी वो थी A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। ये एक शर्त मैंने बताई है, आप इसे हमेशा ध्यान रखें। ये क्या होते हैं वो अगले वाले क्वेश्चन में अपना आ रहा है। A1/A2 कैसे निकालते हैं? B1/B2 बराबर नॉट इक्वल C1/C2। अब एक और चीज पूछिए, इसका हल। तो शर्त तो मैंने बता दी कि इसकी शर्त ये होती है। तो ध्यान रखना, जब कभी एग्जाम के अंदर इस तरह समांतर रेखाएं का ग्राफ या आलेख प्राप्त होता है तो उसकी जो शर्त होगी वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकती है। तो अपन को उसमें से ये ढूंढनी है, ए पर है कि बी पर है कि सी पर है। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, यानी A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और B1/B2 और C1/C2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ये भी इसके बराबर नहीं और ये भी इसके बराबर नहीं, दोनों बातें याद रखनी है। और इसका हल क्या होता है? देखो साफ दिख रहा है, जब ये मिलेंगे ही नहीं, इनकी संगति होगी नहीं, तो कोई हल भी प्राप्त नहीं होगा। तो यहां पर हम इसका हल के लिए लिखेंगे कोई हल नहीं, देयर आर नो सॉल्यूशन इफ द
ग्राफ इज पैरेलल लाइंस। अगर ग्राफ में पैरेलल लाइंस समांतर रेखाएं प्राप्त हो रही है तो इसका कोई हल नहीं प्राप्त होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर कोई हल नहीं हो रहा है इसका मतलब इनमें संगति हो ही नहीं रही है, तो ये हल भी असंगत हल कहलाएंगे। कोई हल नहीं तो ये असंगत हल कहलाएंगे, असंगत, इनकंसिस्टेंट। संगत मतलब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, असंगत मतलब इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो इनकंसिस्टेंट, मिलेंगे ही नहीं, कोई हल नहीं होगा, ये असंगत की कंडीशन कहलाती है। टच ही नहीं कर रहे हैं तो असंगत, अगर टच कर रहे हैं तो संगत। तीसरे ग्राफ में देखो मूल बिंदु 0 0 दे रखा है, ये एक्स अक्ष से, ये वाई अक्ष से, एक्स अक्ष प्लस का, एक्स अक्ष का माइनस, ये जो वर्टिकल दे रखा है वो वाई अक्ष से, जो हॉरिजॉन्टल होता है, क्षैतिज होता है वो एक्स अक्ष, जो खड़ा होता है 90 डिग्री का कोण बनाता है, और जो लाइन जाती है वो वाई अक्ष से, ये वाई का प्लस है, ये वाई का माइनस है, और ये दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। पहला ग्राफ और ये दूसरा ग्राफ, पहली लाइन और ये दूसरी लाइन अगर एक दूसरे को काटती है तो एक बिंदु प्राप्त होता है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जब ग्राफ में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त हो जाए, अगर हमने इन दोनों समीकरणों का, रेखिक समीकरण का, युग्म का, जोड़े का अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो दोनों एक बिंदु पर काटती है तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहलाते हैं। और इसकी शर्त क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा की? वो होती है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ये आपको ध्यान रखना है। a1 a2 और b1 b2 के जो गुणांक होते हैं, a1/a2 का भाग देने पर जो प्राप्त हो रहा है और b1 b2 का अनुपात या भाग देने पर जो प्राप्त होता है, दोनों राशि अलग अलग प्राप्त होती है, इनका अनुपात अलग अलग प्राप्त होता है। इसीलिए यह प्रतिच्छेदी रेखा है, तो हमें यह शर्त लिखनी है। परीक्षा में आ जाए प्रतिच्छेदी रेखाओं की शर्त बताओ, तो ये किसी समीकरण निकाय में प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है तो बताइए उसकी शर्त क्या होगी? तो आपको लिखना है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। और इसका हल, चूंकि ये एक बिंदु दे रहा है, ध्यान से देखें, इस ग्राफ को ध्यान से अगर देखोगे तो आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। यहाँ पर एक बिंदु पे टच हो रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे एक हल प्राप्त होगा, सिर्फ एक हल, सिर्फ एक हल। और इसी एक हल को अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय, यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल भी बोलते हैं। और ये संगत होगा, क्योंकि टच कर रहे हैं तो संगत होगा। तो असंगत एक ही केस में आ रहा है, इस समांतर है तो असंगत है। बाकी ध्यान से देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहे हैं, संपाती रेखा है तो भी संगत, प्रतिच्छेदी रेखा है तो भी संगत प्राप्त हो रहा है। तो ध्यान रखें, एक हल प्राप्त होता है, इसके अलावा और कोई हल प्राप्त नहीं होते, उसको कहते हैं, सिर्फ एक हल प्राप्त होता है, उसको कहते हैं अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। रिक्त स्थान को भरिए, रिक्त स्थान भरिए। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही है, रिक्त स्थान को भरिए। तो अब अपन को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 दे रखा है वो ये रहा, फिर क्वेश्चन नंबर 9। अब ध्यान से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में हमने यहाँ पर यही वाला, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं कि a1/a2 कैसे निकालते हैं और b1/b2 कैसे निकालते हैं और c1/c2 कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, a1/a2। अब इस इक्वेशन को देखिए, रेखिक समीकरण युग्म a1/a2 निकालना, यहां लिखेंगे, b1/b2 यहां लिखेंगे, c1/c2 यहां लिखेंगे। फिर चेक करेंगे ये वाली पहली शर्त आ रही है कि दूसरी शर्त आ रही है कि तीसरी शर्त आ रही है, वो लिखेंगे और फिर इसका हल लिखेंगे और आलेख। वही सवाल है सेम, पर इस बार हमने एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, a1, तो ध्यान रखिए ये ऊपर जो भी है वो ये समीकरण, एक प्रश्न यहां पर मैं बता देता हूं, रेखिक समीकरण युग्म का मानक। अब प्रश्न आए खाली रेखिक समीकरण का बताओ तो ये लिखना है, खाली रेखिक समीकरण आए, यही पूछे रेखिक समीकरण तो ये लिखना है। और अगर रेखिक समीकरण युग्म का पूछे, अगर परीक्षा में पूछ ले रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप बताओ, ध्यान से देखना ये प्रश्न, रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप, रेखिक समीकरण युग्म का मानक रूप बताओ। अगर युग्म शब्द आ जाए तो आपको ये 2 बार लिखना है, और युग्म नहीं आए, युग्म मतलब जोड़ा, अगर खाली कहे रेखिक समीकरण का मानक तो एक ही बार बताना, ax + by + c। अगर रेखिक समीकरण आए, इतना ही पूछे रेखिक समीकरण का मानक रूप बताओ, तो इतना ही लिखना है। परंतु अगर वो कह दे कि रेखिक समीकरण युग्म का मानक, तो युग्म का मतलब तो 2 समीकरण होती है, तो पहली वाली के लिए लिख देना a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरी वाली के लिए लिख देना a2x + b2y + c2 =
0। अगर परीक्षा में कहा कि रेखिक समीकरण युग्म बताओ, उसका मानक रूप बताओ, तब आपको 2 बार लिखना है। और अगर वो कहे कि नहीं रेखिक समीकरण का मानक रूप बताओ, रेखिक समीकरण का मानक रूप बताओ, तो आपको ये लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी, और इसके साथ युग्म शब्द जोड़ दे, रेखिक समीकरण युग्म, तब आपको अब यहां पर a नहीं लिखना है, a के साथ a1 b1 c1 वापस लिखना है, अब की बार 2 लिख के लिखना है a2 b2 और c2, a2x प्लस b2y प्लस c2। फिर बताता हूं कि अगर आपको एग्जाम में कहे कि रेखिक समीकरण का मानक रूप बताओ, तब आपको सिंगल एक ही बार लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर वो आपको कहे कि रेखिक समीकरण युग्म बताओ, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक और लिखना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर युग्म आए तो दोनों लिखना है, और तो एक बार 1 1 करके लिखना है, एक बार 2 बढ़ा देना उसको। और फिर अगर वो खाली कहे रेखिक समीकरण का मानक बताओ, रूप बताओ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन ये कहे, तब आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 बताना है। और वो कहे द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन के पेयर आ जाए, युग्म आ जाए शब्द, तो आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 लिखना है। तो ध्यान रहे, प्रश्न जैसा पूछे, अगर रेखिक समीकरण पूछे तो उत्तर वैसा देना है, और युग्म पूछे तो ये डबल वाला उत्तर देना है, ध्यान रहे। तो ये मैंने जो पहला प्रश्न आपको बताया था वो रेखिक समीकरण का मानक रूप था, इसमें कहीं युग्म शब्द नहीं डाला है, तो ध्यान रखें, आप देख लेना। अब अपन चलते हैं, ये आगे वाला a1 है, हमेशा पेंसिल से इसके ऊपर लिख देना a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। ध्यान रहे, चिन्ह भी अपन को बोलना है, साथ साथ लिखना है, पूरा होता आगे का, x के आगे की संख्या, यहाँ पे y है 3y कर देना इसको, 3y 2x माइनस 3y। ध्यान रहे, y कर देना इसको 2x माइनस 3y, अगर आपने लिख दिया हो तो उसको y कर देना। तो ध्यान रहे, x के आगे की जो संख्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, x के आगे की जो गुणांक है वो 2 है, तो a1 का मान 2 है, b1 का मान -3 है, और c1 का मान +13 है। गाइस, हमारी समीकरण के अंदर सब इधर है, उधर होगा तो भी इधर ले आएंगे, पक्षांतरण करके चिन्ह बदल जाएगा। अगर 13 उधर होता तो हम इधर ले आते, ठीक है, इधर लाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। एक राशि को जब दूसरे पक्ष में भेजा जाता है तो राशि तो वही रहती है, पर चिन्ह बदल जाता है, इसी को पक्षांतरण कहते हैं। अगर प्लस की संख्या है उधर जाएगी, बराबर के उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, और इधर प्लस की संख्या इधर लाएंगे तो इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी। या तो उधर भेजते हैं या इधर लाते हैं, तो इधर जो भी है उसको इधर लाना है, जो राइट हैंड साइड में जो भी है उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाना है, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब अपन को क्या करना है, C1, इसी तरह ये A2 B2 और C2। अब अपन को A1 बटे A2 का है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे सरल होगा तो सरल भी करूंगा, ठीक है, नहीं होता है तो मैं वैसा करता। A1 क्या है यहाँ पर 2, और A2 क्या है 3, तो ऊपर तो लिख दो 2 और नीचे लिख दो 3, इसको बोलते हैं 2 बटे 3, 2/3। आगे चलो, ऊपर क्या आ रहा है, B1 कितना आ रहा है -3, पूरा बोलना चिन्ह के साथ, B1 कितना आ रहा है -3, और B2 कितना आ रहा है, y के आगे का गुणांक सेकंड वाली इक्वेशन में -2। अब ध्यान से देखो, ये माइनस ऊपर भी है और नीचे भी है, माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा करो या माइनस माइनस को भाग दो, प्लस हो जाता है। तो माइनस इंटू माइनस या माइनस अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कट गया यानी वो प्लस हो गया, ठीक है। अब कुछ नहीं, ये भी 3/2 ही है। अब C1 को देखो, C1 कितना है 13, और C2 कितना है 12, दोनों प्लस के। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों समान है, 2/3 और 3/2 इक्वल है, बोलिए, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो ऊपर अंश में 2 आ रहा है और यहां हर आ रहा है, और यहां उल्टा हो गया, ये अंश में 3 आ गया और हर में 2 आ गया, इसलिए ये बराबर। ये कब बराबर होता, जब ऊपर 2 होता और नीचे 3 होता, तब बराबर होता, ठीक है। तो आप इसको सीधा देखोगे ना तो आपको बराबर नहीं लगेगा, ठीक है, सीधा ही देखना है। तो 2/3 और 3/2। अब ये कह सकते हैं 2/3 को क्या कहते हैं अपन अंग्रेजी में, ये किसका मान आया था, A1 बटे A2, और B1 बटे, ये किसका मान आया था, B1 बटे B2। क्या ये दोनों बराबर है, पहले इनकी बात करते हैं फिर पीछे जाएंगे। क्या ये दोनों बराबर है, तो फिर बराबर नहीं है ना, तो आप कौन सा निशान लगाओगे, बराबर करके काट दोगे, बराबर करके के बराबर
नहीं है, बराबर नहीं है, इसको बोलते काटने को नहीं है। अब बताओ, ये वाली शर्त होती है तो उसमें हल कौन सा होता है? आपने पहले देखा, उसमें देख लो हल कौन सा होता है। अब देखें ध्यान से, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब बताओ इसमें हल क्या लिखा था यहां पर अपन ने? सिर्फ एक हल यानी अद्वितीय हल। क्या लिखा था? अद्वितीय हल और संगत हल प्राप्त होते हैं। आइए यहां पर वही वाली चीज, हल कैसा होगा? तो यहां पे लिख देना अद्वितीय हल, एक हल प्राप्त होगा। कितना? एक हल, मात्र एक हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल और संगत होगा, वो भी संगत हल होंगे, ठीक है, यानी हल मिलेगा। हल तो ग्राफ कैसा होता है? अब इधर आइए वापस, इधर देखिए ग्राफ कैसा बनता है? प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो इसका लिख दो, इसका जो ग्राफ प्राप्त होता है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है किसी एक बिंदु पर। जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो एक बिंदु प्राप्त होता है और वही बिंदु यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है, उसका हल कहलाता है। एक्स का और वाई का जो मान होता है वो एक बार ही प्राप्त होगा, तो एक ही हल होता है। अब आइए अगले वाले पे देखिए, अब इसके नीचे लिखो ये वाला वापस a1 और ये a2, ये b1 और ये b2, ये c1 और ये c2। तो बताइए a1 का मान कितना है? a1 का मान कितना है? 3 और a2 का कितना है? 9। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये तो कटते हैं किसी टेबल से। एक टेबल है जिसमें 3 भी आता है 9 भी आता है, ये तो सरल हो जाता है। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो ऊपर क्या बचा सरल करने पर? कट रहा है तो काटना, नहीं कटता है तो वैसा वैसा लिखना है। 3 त्रिज्या 3 1 जा 3, 3 त्रिज्या 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। एक ही टेबल से काटकर इस अनुपात को सरल करके लिखना है, तो 1/3। आगे चलो, इधर आओ, b1 कितना है यहां पर क्या है? b1 कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या छुपा हुआ है यहां पर? एक हर संख्या में गुणे में होती है, तो ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक है यहां पर, एक है, एक, और नीचे देखो कितना है? 3, ये 1/3। आ जाओ वापस, यहां कितना है? 16, c1 16 और c2 कितना है? 12। ये भी कटते हैं किसी टेबल से, याद हो तो? 4 की टेबल से कटते हैं, 4 का टेबल 4 बार और 4 का टेबल 3 बार, तो ऊपर कितना है? 4/3। अब ध्यान से देखो, इसको देखो, a1 a2 को लिख दिया, b1 b2 को देखो और c1/c2 को देखो, कौन कौन बराबर है और कौन नहीं है? बराबर कोई नजर आ रहा है? जिसपे मैंने गोले किए उनमें कोई बराबर आ रहा है? ध्यान से देखिए, a1 a2, इसको देखिए, a1 a2 और b1 b2 तो बराबर है और c1 c2 बराबर, तब क्या होता है और ग्राफ कैसा प्राप्त होता है? देखिए, आइए वापस, अब ये कंडीशन आ रही है तो a1 a2 का मान भी 1/3 आया और b1/b2 का मान भी 1/3 आया, तो दोनों बराबर हो गए। ये मान बराबर है इसलिए ये भी बराबर होंगे, क्योंकि इन्हीं के तो मान है ये। तो अगर 1/3 के बराबर है तो a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, परंतु c1/c2 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि देखो c1/c2 का मान 4/3 आ रहा है, ये दोनों मान बराबर है, तो इसका अंग्रेजी में भी मान बराबर होगा, a1/a2 बराबर b1/। अब ये किसमें होता है? ये होता है ना a1 a2 बराबर b1/2 नॉट इक्वल टू, तो इसका इसमें हल कैसे होंगे? इसके हल कैसे प्राप्त होंगे? कोई हल नहीं। क्या होगा? नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। तो बताइए ये संगत होगा कि असंगत होगा? असंगत। टच ही नहीं कर रहा, संगति हो ही नहीं रही, हमारे काट ही नहीं रहे, एक दूसरे को टच ही नहीं कर रहे। ठीक है, असंगत हल होंगे इसके। कितने होंगे? असंगत हल कोई नहीं, कोई हल नहीं प्राप्त होंगे, कोई हल होगा ही नहीं। अब बताओ इसका ग्राफ कैसा होगा? समांतर रेखाएं। कैसा होगा? समांतर रेखाएं प्राप्त होगी। इस टाइप के और अपन क्वेश्चन करेंगे। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रश्न आया उसमें a1/a2 का मान निकालना है, b1 b2 का, c1 c2 का, फिर चेक करना है ये दोनों, इनमें तो कोई बराबर नहीं है, पहले ही दोनों बराबर नहीं है। ये ध्यान रहिए, बराबर नहीं है बेटा, ये 2/3 और 3/2
अलग अलग कंडीशन है, ठीक है, अंश और हर इनका अलग अलग है, तो ये दोनों संख्या बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं होती है तो ये कंडीशन, इन दोनों को ले लिया तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिख, ये इसी का मान है, ये इसी का मान था, बराबर इनके बीच में बराबर नहीं का साइन लगा दिया। तब होता है तो हल कैसा होता है, अगर ये बराबर नहीं होती तो हल क्या होता है, अद्वितीय हल, और ये संगत भी होते हैं। और इनमें रेखा कैसे प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती है। इसी तरह हमने ये वाला किया। अब आगे चलते हैं। 9x + y = 14 और x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो प्रतिस्थापन विधि ये होती है कि किसी भी समीकरण में से x का या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखना। वापस बोलता हूं, इस युग्म में दो समीकरण दे रखी होगी, किसी एक समीकरण से x का मान निकालकर y में रखना, या फिर y का मान निकालकर x दूसरी वाली समीकरण में रखना। पहली वाली समीकरण से x का मान निकालकर दूसरी वाली समीकरण में रखो, या फिर पहली वाली समीकरण से y का मान निकालकर दूसरी वाली समीकरण में रखो, या दूसरी वाली से x का मान निकालकर अलग y में रखना है, समीकरण 1 में रखना है, और दूसरी वाली से y का मान निकालकर समीकरण 1 में रखना है। ध्यान रखें, मैंने क्या करा, ये पहली समीकरण थी x + y = 14, x - y = 4, ये दूसरी, इसको कहते हैं समीकरण का युग्म a1x b1y। और अब अगर आप कोई आपसे पूछे a1 का मान यहाँ कितना है, तो 1 है, b1 का कितना है, 1 है, c1 का कितना है, अब c1 को इधर ले आएंगे तो उधर 0 हो जाएगा, तो -14। ध्यान रहे, इधर आएगा, यहाँ उल्टा करके बोलना है, बराबर चिन्ह बदल के बोलना है, -14। a1 का कितना है, 1, b1 का कितना है, -1, और c1 का कितना है, -4, क्योंकि सब इधर आ जाएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि अपने सूत्र में देखो सब इधर है, उधर कोई है ही नहीं, तो c यानी संख्या इधर आनी चाहिए, तो 4 को इधर लाके बोला। और अगर नहीं भी बोलते तो भी सवाल सही रहता है, दोनों को सेम मानना पड़ता है। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, x + y = 14, x - y = 4। अब मैंने क्या करा, x + y = 14, समीकरण 2, ध्यान से देखो, समीकरण 2 में पक्षांतरण करा। क्या करा मैंने, बोलिए बेटा, पक्षांतरण बाय ट्रांसफर, इसका ट्रांसफर कर दिया। मैंने क्या करा, y को उधर ले गया। ये भी एक तरीका होता है बेटा, किसको कहां ले जाए। मैंने x को क्यों नहीं ले गया, तो ध्यान रहे, मैंने y को इसलिए ले गया क्योंकि y के आगे माइनस का चिन्ह है, तो मुझे पता उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो पहले से 4 तो था ही, यहां पर ये है, y उधर चला गया इस जगह पर, तो माइनस का y जब 4 वाले की तरफ गया, दूसरे वाले पक्ष में गया, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया, बाएं पक्ष से दाएं में गया, दावों से जिमने की तरफ गया, तो -y प्लस का y बन गया, और यहाँ x अकेला बचा, तो x बराबर ये उधर चला गया, तो y + 4। अब ये मान मैंने उठा के समीकरण 1 में रख दिया, इधर से y x का मान निकाला और इसमें रख दिया, तो जहां पर x आया है अब उसको हटा दिया, उसकी जगह ये रखूंगा y + 4। तो देखिए ये x आया था, इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं। देखो x बराबर y + 4 का मान रखा, ध्यान से देखना, तो ये x है, इसको हटा दिया और इसकी जगह मैंने ये रख दिया y का, x का मान y के पदों में। तो देखो ये इसको हटाया तो क्या आ गया यहाँ पे, y + 4, प्लस तो है, y का y बराबर का बराबर और 14 का 14। ये देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने वैसा के वैसा लिखा, ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, +y = 14, खाली x नहीं लिखा मैंने इसके अंदर, ये वाला x, उस x की जगह मैंने क्या मान रख दिया, y + 4। कहां से निकाला था, यहां से, इसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। अब क्या हो गया, इससे 1 y, 4 इधर आ गया और 1 y, 4 और 4 कितने होते हैं, अरे y और y कितने होते हैं, 2y, तो 1 y और 1 y मिलकर 2y हो जाएंगे। इसको कर लेंगे अपन, ये यहां पर अपन ने 2y करना पड़ेगा, 2y। देखो 1 y और 1 y कितने हो गए, 2y, नहीं ये 4 था ना, ये y है, सॉरी 4 नहीं है, y मानना है इसको। 1 y और 1 y 2y, y और y जुड़ गए, 1 y + 1 y 2y, और 14 में से 4 चले गए, इसको सही कर देना, 14 में से 4, ये 4 को उधर, देखो वेरिएबल को इधर लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो ज्ञात पद है संख्या को उधर ले जा रहे हैं, 14, तो 14 में से प्लस के 4 उधर गए तो माइनस के 4, तो 2y तो इधर बचा, इन दोनों को जोड़ लिया, y + y, ये तो हो गया 2y, और इस +4 को हम उस तरफ ले गए, तो ये हो गया 14 - 4, तो 2y बराबर, यहां वापस कर देते हैं, 2y बराबर, अब समझ लो एक बात, 2y बराबर 14 - 4 यानी 10 आ गए, तो y का मान आ गया, 14 में से 4 गए 10,
अब यहाँ ये 2 वज्र गुणा में नीचे चला जाएगा, तो 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो y का मान आ जाएगा 5। अब एक मान तो प्राप्त हो गया। अब इसी y का मान इस समीकरण नंबर 3 में रख दो, क्योंकि यह x का मान निकालने के लिए बनाई गई समीकरण है। x का प्रतिस्थापन करा था, इससे क्या था, तो अपन ने y बराबर 5 इस समीकरण 3 में रखा। तो समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर रखो, तो पहले ये समीकरण लिख दो। यहां पर समीकरण क्या थी, x प्लस x बराबर y प्लस 4। क्या समीकरण थी, x बराबर y प्लस 4। तो y की जगह कितना रखना है 5, तो x बराबर 5 प्लस 4, और 5 में 4 जोड़ते कितना आता है 9। तो इसके मान कितने प्राप्त हुए, एक तो प्राप्त हुआ y बराबर 5 और एक प्राप्त हुआ x बराबर 9। अब चेक करते हैं सही है या गलत। देखो ध्यान से, x की जगह क्या माना है 9 और y की जगह क्या है 5। ये प्रतिस्थापन विधि से हमें मान प्राप्त हो। देखना ध्यान से, ये रहा 9 और y का मान 5, 9 में 5 जोड़ो 14, ये देखो 14 आ गए। वापस देखो, 9 में से 5 घटाओ, x का मान 9 है और y का 5 है। अब की बार 9 में से 5 घटाओ 4, तो दोनों समीकरण बराबर आ गई। तो ये मान बिल्कुल हमने सही निकाला। ये प्रतिस्थापन विधि से क्या करा, एक बार पुनः देखिए, x माइनस वाई बराबर 4, हमने y को उधर प्रक्षांतरण कर दिया तो x का मान आ गया x बराबर y प्लस 4। इस मान को हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो जहां पर x आया था उसकी जगह हमने y प्लस 4 रखा, तो y प्लस 4 प्लस y और y 2 बार आ गए 2y, और 4 को पक्षांतरण करके अपन ने उस तरफ भेज दिया, दूसरे पक्ष की तरफ राइट हैंड साइड में। 14 में से 4 गए तो 10 आए, 2y, y बराबर ये 2, 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आया। यही 5 मान वापस इसमें रख दिया, तो 5 यहाँ रखा, 5 प्लस 4 दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 9। इस तरह हमने ये निकाला। अब एक प्रश्न और आता है, √2x प्लस √3y बराबर 0 एक समीकरण दे रखी है, रैखिक समीकरण दूसरी दे रखी है √3 - 8y बराबर 0 का हल। तो ध्यान रखें, इस वाले कंडीशन के अंदर जब यहाँ पर c है ही नहीं, c का मान है ही नहीं, तब अपन ये कह सकते हैं कि x का मान भी यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। यहाँ पे देख लो, कोई संख्या है ही नहीं तीसरी, तो x का मान भी 0 प्राप्त होगा और y का मान भी अबसदा में आए तब भी आपको ध्यान रखना है, और रिक्त स्थान में भरो तब भी ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। अगर हम इसको करते भी है विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, तब भी हमें यही मान प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर c का मान 0 है, c है ही नहीं, c1 c2 है ही नहीं, इसलिए तो ध्यान रखना। इसका उत्तर क्या लिखोगे, x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो आंसर कैसे लिख सकते हैं, 0,0। क्या होगा इसका आंसर, x का मान भी 0 और y का मान भी